कोरोना को लेकर कल रात पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और भरोसा दिलाया कि देश कोरोना से जीतेगा। पीएम मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की बात से इंकार किया है। देश में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग अब भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या है कोरोना की ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट, मास्क खोल के खड़े हो। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉय हो हैं? इसी वीडियो से कहानी आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो हम बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीरें हैं। एक एम्बुलेंस है जिसमें कोरोना का एक पेशेंट है। जो स्वास्थ्यकर्मी इस मरीज को लेकर जा रहे थे, उन्हें गन्ने के जूस पीने का मन हुआ। बस फिर क्या था, एम्बुलेंस सड़क के किनारे गन्ने के ठेले पर रोकी, पीपी किट पहनकर ही गन्ने का जूस पीने लगे। तभी किसी जागरूक नागरिक ने ये वीडियो बना दिया। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश भर में कोरोना फैल रहा है। आज तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए। यानी देश में हर घंटे 5,283 और हर मिनट 88 कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। बीते दिन देश में कोरोना से 685 लोगों की मौत भी हुई। यानी कोरोना से अभी हर घंटे 28 लोगों की मौत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि देश में पॉजिटिव होने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल मार्च की शुरुआत में एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 2.19% था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर 8.4% हो गया है। एक्टिव केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त भारत में कुल एक्टिव केस 9,10,319 है, जिनमें से 74% केस सिर्फ 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। छत्तीसगढ़ में करीब 6.5%, कर्नाटक में 5.4%, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5% और केरल में भी 3.5% एक्टिव केस है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि अब दिल्ली के शमशान घाटों में कोविड से होने वाली मौतों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। कोरोना के शवों के दाह संस्कार के लिए चिताएं रिजर्व कर दी गई हैं। निगमबोध घाट में 20 प्लेटफॉर्म कोविड शवों के लिए रिजर्व है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी 3 शमशान घाटों में कुल 35 चिताएं कोविड शवों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। लखनऊ में भी संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि लखनऊ के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मृतकों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो घाट हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिनकी मौत हो गई है, वो भैंसाकुंड घाट पर वेटिंग के हालात हैं। स्थिति ये है कि यहाँ 2 ऐसी मशीनें हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार करती हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन खराब है, जिसके चलते लोगों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है, उनके परिजनों को टोकन दिया था। ये अभी 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया। टोकन मिला है? हाँ, टोकन मिला। 16 नंबर है। 16 नंबर है। क्या कहना, कब नंबर आएगा? अरे रात तक आएगा। रात का कोई वक्त है? कितने बजे रात का? अब टाइम तो देख ही रहे, अभी तो बता ही रहे 1-1.5 घंटा एक बॉडी में लग रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ ही शहरों में अब कोरोना का टेस्ट कराने की भी बड़ी किल्लत हो गई है। ये पटना की तस्वीरें हैं, जहां लोग कोरोना का टेस्ट करवाने आए हैं, लेकिन टेस्ट हो ही नहीं रहा, और अगर हो भी रहा है तो घंटों की देरी के साथ। बहुत सीरियस कंडीशन में है, बोला है कोविड टेस्ट करवाने के लिए, उसके बाद डॉक्टर चेक करेगा। और यहाँ हम लोग 9:30 से खड़े हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ टीएमटी कराना है,
डॉक्टर सब ने मांग दिया है कि जाके पहले मतलब कि आप कोरोना का टेस्ट करा के आइए। आप बताइए 2.5 घंटे से हम खड़े हैं और अभी हमको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम और 3 घंटा में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अस्पताल प्रशासन एकदम निकम्मा, यहाँ का अधीक्षक को कोई मतलब ही नहीं है। 3 घंटा से भतीजा को कहा कि बुखार है, कहा कि चेकअप करा, उसके बदले में मैं यहाँ खड़ा हूँ। ससर नहीं रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? मैं कोविड निगेटिव हुआ कि नहीं उसका चेकअप के लिए आया हूँ, तो उसके लिए भी कोई अलग लाइन है। मान लीजिए अगर मैं अभी पॉजिटिव होऊंगा तो मैं इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। हमारे लिए अलग लाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शगुन, इस रिपोर्ट को देख के दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि उनको चेतने की जरूरत है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश में रोज आने वाले आंकड़े डराते हैं। कोरोना से बचाव के लिए कोशिश भी हो रही है, लेकिन कई कोशिशें उन लापरवाही और स्वार्थों के नीचे दब जाते हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा साथी पाखंड है? जहां है वहीं खड़े रहिए। तो मेरी बात मानेंगे आप लोग? हम जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं। चुनाव जिस तरीके से देख रहे हैं आप, और प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। अजित पवार जी ने 15 दिन पहले पंढरपुर में ही की थी और आज अजित पवार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका अर्थ अजित पवार इस मानसिकता में, अरे जाओ जो करना है करो। इस मासूमियत पे कौन नहीं मर जाएगा। कितना आसान है कोरोना से बचाव के लिए उपदेश दे देना और कितना मुश्किल है इस उपदेश को अपने ऊपर लागू करना। लेकिन इन तस्वीरों के बारे में क्या कहिएगा साहब? चुनाव में वोट के लिए बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो से कोरोना नहीं फैलता क्या? जनता को लुभाने के लिए मास्क हटाकर हंसते मुस्कुराते राजनीतिक चेहरे से कोरोना नहीं फैलता क्या? कुंभ में हजारों हजार लोगों की सामूहिक डुबकी से कोरोना नहीं फैलता क्या? तो कहीं रैलियों का कुंभ है, कहीं नेताओं का कुंभ है, कहीं बाजार का कुंभ है, कहीं आस्था का कुंभ है। पीएम मोदी का लॉकडाउन पर क्या कहना है, आपको सुनना चाहिए। मुंबई दिल्ली की इन तस्वीरों में चेहरे में वही दहशत है जो साल भर पहले नजर आ रही थी। प्रवासियों की बड़ी आबादी ने लॉकडाउन के दौरान पलायन की पीड़ा झेली। कोरोना ने तादाद के मामले में पिछले साल को भी पिछाड़ दिया, तो मन में लॉकडाउन की आशंका लिए लोग बड़े शहरों से एक बार फिर घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन मन की इन्हीं आशंकाओं को शांत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। पीएम के इस ऐलान के बाद देश को भरोसा जरूर होगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि लोग लापरवाह हो जाए, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस जंग में जीत का फॉर्मूला जागरूकता ही है। तो पीएम मोदी का स्टैंड आपने देखा, लॉकडाउन के ऊपर क्या है। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग और जागरूकता की मुहिम में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। इसी सिलसिले के अंदर गुरुवार शाम पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कोरोना से बने ताजे हालात को लेकर बीती शाम पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में पीएम मोदी ने मंथन के साथ साथ सभी राज्यों का मार्गदर्शन भी किया। अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? पीएम मोदी ने भी माना कि कोरोना की स्थिति पिछले साल से भी खराब हो चुकी है। हालांकि इससे घबराने की नहीं, बल्कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं।
कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में नियमों के पालन से ही हम कोरोना की धार कुंद कर सकते हैं। देखिए, कोरोना की वैक्सीन वायरस के अटैक से तो आपको बचा सकती है, उसे रोक सकती है, लेकिन सियासत के अटैक से कैसे रोकेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए, आप जान जाएंगे। दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है, तो इसकी दिस इज नॉट इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करें। मुझे लगता है जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है और जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई होना चाहिए, वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की ज़रूरत है। मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो, हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज़ लगाने को तैयार है। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो, जो लगाना चाहे टीका लगाओ। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र परवार के दौर में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक सिर्फ कूदे ही नहीं, बल्कि 2 कदम आगे भी बढ़ गए। अब पूरा नियंत्रण केंद्र के पास है और केंद्र अगर हमें नहीं सप्लाई करेगी तो निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में अफरा तफरी का माहौल बनेगा। शायद यही अफरा तफरी पैदा करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। हालांकि केंद्र इन आरोपों को नकार रहा है। खुद पीएम ने भी बैठक में इसका जिक्र किया। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सियासत का चश्मा हटाकर देखें तो इतनी बात समझ में आती है कि कोरोना संकट काल चल रहा है और जनता की भलाई के लिए सब एक साथ रहें तो ही अच्छा है। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनावी रैलियों में जुट रही भारी भीड़ और कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। एक्चुअल में रैली ही नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कवारा हो रहा है। चुनाव रैलियों में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर तो पता नहीं कोरोना होता ही नहीं है। आम लोगों का ये दर्द बेवजह नहीं है, क्योंकि उन्हें कोरोना के नाम पर दोहरा रवैया साफ दिख रहा है। कोरोना गाइडलाइंस पर हो रहे इस भेदभाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की कोरोना एसओपी का रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। अर्जी में चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वो एसओपी का सख्ती से पालन करवाएं। इसके लिए राजनीतिक दलों और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है। आईसीएमआर में महामारी और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने भी एबीपी न्यूज पर यही मुद्दा उठाया, जबकि नेता प्रोटोकॉल के पूरे पालन का दावा कर रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस हो, मान लीजिए इलेक्शन कैंपेन और सोशल इवेंट्स, मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा, तो उसी समय हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सावधानी जो बरतना चाहिए, हमें ऐसा लगा कि अच्छा ये खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हाईकोर्ट ने एक याचिका का संज्ञान लिया है कि चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। देखिए, मुंबई के लाख वाले वार से पहली ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर है, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी शामिल है। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, सबसे ज्यादा कोरोना के केस मुंबई से ही आ रहे हैं। वहां पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुंबई में सिर्फ 40 से 50 हजार वैक्सीन की डोज बची हुई है। आज देर शाम तक मुंबई के 1,86,000 नई डोज पहुंच सकती है मुंबई के अंदर। ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुंबई में सिर्फ 40 से 50 हजार वैक्सीन की डोज ही इस वक्त बची है। आज देर शाम तक मुंबई में 1,86,000 नई डोज पहुंच सकती है।
तो बड़ी खबर कोरोना मुंबई से संकट दे रहे हैं। बिल्कुल। 120 में से 51 सेंटर शगुन बंद करने पड़ गए हैं क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन ही नहीं है। ये बड़ा सवाल लगातार उठा रही है महाराष्ट्र सरकार, जो केंद्र से लगातार कह रही है कि हमें वैक्सीन दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है जो वैक्सीन दी गई उसे बर्बाद किया गया। ऐसे में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है, चाहत के हिसाब से नहीं, लेकिन इसका नुकसान सीधे सीधे उस जनता को भुगतना पड़ेगा जो कि वैध है, जो कैटेगरी में है, जो योग्य है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है केवल 40 से 50 हजार डोज बची है। हालांकि एक राहत की खबर है कि आज शाम तक 1 लाख से कुछ ज्यादा डोज पहुंच जाएगी मुंबई। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। देश में कोरोना रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक हफ्ते के भीतर 3 दिन कोरोना केस 1 लाख के पार हुए हैं और आशंका यह है कि आज चौथी बार भी कोरोना 1 लाख के पार ना हो जाए। कारण, निवारण, आपसी लड़ाई और दूसरी लहर की नौबत क्यों आई? देश में कोरोना के फैलते संक्रमण को अगर समझना है तो सिर्फ इन 4 तस्वीरों से समझ लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान में संक्रमण को खुद में समेटे बड़े सच हैं। और सियासी सच तो ये भी है कि जिस महामारी से जंग मिलकर लड़नी थी, अब ठीक उसके उलट हो रहा है। 1 साल पहले सरकारों ने जो एकजुटता दिखाई थी, वो साल भर का चक्र पूरा करके भेदभाव, तकरार और मनमुटाव जैसे मुद्दों पर आकर टिक गई है, जिस पर आज पीएम मोदी को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। अगले एक से 2 दिन तक का स्टॉक है, वो बहुत ही मिनिमम है। हमारा जो है ये ट्राइबल और बैकवर्ड कमजोर वर्ग का राज है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हमारे पास फिलहाल सिर्फ 5.34 लाख है। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5। इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। हमने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमको 10 दिन का मिनिमम 25 लाख वैक्सीन भेज दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण अच्छे से कर सकेंगे। हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी 11 राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों के साथ। मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो, हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देश में दवा को लेकर चल रही इस खींचतान के बीच बलि आम नागरिक की चढ़ रही है और संक्रमण सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। हालात कितने बदतर हैं उसे ऐसे समझिए कि इस हफ्ते तीसरी बार और लगातार दूसरे दिन देश में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को संक्रमण का आंकड़ा 1,26,789 पहुंच गया। मतलब हर घंटे देश में 5,283 लोग संक्रमण की चपेट में आए। इस हिसाब से हर मिनट संक्रमण का आंकड़ा होता है 88। और तस्वीर इसलिए भी डरावनी है क्योंकि बुधवार को कोरोना से 630 लोगों की मौत हुई थी और गुरुवार को ये आंकड़ा 685 पहुंच गया है। मतलब हर घंटे देश में 28 लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों ने भारत को फिर से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में ऊपर पहुंचा दिया है। हालांकि सरकार कह रही है कि आंकड़ों से डरना नहीं, लड़ना है, क्योंकि अब हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव नहीं बल्कि अनुभव है। हालांकि लग रहा है कि देश लॉकडाउन के कड़वे अनुभव की तरफ फिर लौट रहा है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जिनकी संक्रमण में 80% से ज्यादा भागीदारी है और बेकाबू होते हालात पर कुछ सूझ नहीं रहा तो सीमित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिसे पीएम मोदी ने नाम दिया है कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो यूपी के 8 जिलों में भी कर्फ्यू गुरुवार रात से शुरू हो चुका है। किसी जिले में 2 हफ्ते के लिए तो किसी में महीने भर के लिए। राजस्थान में सभी शहरी जिलों में अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरे राज्य में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है। वीकेंड पर लॉकडाउन भी रहेगा। कर्नाटक के 8 जिलों में कल से 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। गुजरात के 8 महानगरों समेत 20 शहरों में 30 अप्रैल तक रात में कोरोना कर्फ्यू है।
छत्तीसगढ़, एमपी, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में भी लोगों को सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा। वैसे तो कोरोना पूरे देश में है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज 12 राज्यों में है। ऐसे में अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। लोगों ने अगर अब लापरवाही नहीं छोड़ी तो कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी है उसमें हिंदुस्तान की जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कैसे वैक्सीन की कमी का मुद्दा राज्य सरकारें लगातार उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की कमी ही नहीं है। इसी बीच हमने अभी आपको बताया कि मुंबई में कई वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ताले लटक गए हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अजय डुबे हैं। मुंबई में अंधेरी इलाके का ये होली स्पिरिट हॉस्पिटल, और यहाँ पर कल से वैक्सीनेशन का प्रोसेस रुका हुआ है। रोका इसलिए हुआ है क्योंकि जो वैक्सीन है उसका स्टॉक खत्म हो गया है। तो जब सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहा है उसे सूचित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। मुंबई के कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस रोक दिया गया है क्योंकि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो कम हो गया है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और इसके चलते इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद लोगों को केवल वैक्सीन से है। अब क्योंकि वैक्सीन की प्रक्रिया मुंबई में धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है लापरवाही के चलते तमाम वैक्सीन खराब भी हो जा रही है और अब तो स्थिति ये है कि वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है प्राइवेट अस्पतालों में। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। बंगाल में चुनावी बाजार गर्म है। चुनाव से पहले कयासों का बाजार गर्म था कि सौरव गांगुली बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अब तक सौरव ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी हुई है। बंगाल की राजनीति पर बीसीसीआई अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने। चुनावी थर्मोमीटर 106 डिग्री छू लिया है, लेकिन इसी बीच आईपीएल भी शुरू हो रहा है और हमारे साथ है सौरव गांगुली। स्कूल ऑफ थॉट है उनमें कि पहले उन्होंने ये सोचा था कि सौरव गांगुली जब बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे थे शायद वो बीजेपी में शामिल होंगे या पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। अब वो ये सोच रहे, बहुत सारे लोग 80-90% मैं जो बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि अब वो शामिल नहीं हुए तो कितने दिन बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में रहेंगे या फिर ऐसा कुछ, तो क्या कहेंगे? अध्यक्ष के साथ पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन ही नहीं। आपने पहले भी कहा था कि कोई बार्गेनिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ रिलेशन नहीं बीसीसीआई के साथ पॉलिटिक्स का। वो अलग क्रिकेट का दुनिया है, ये पॉलिटिक्स का दुनिया है और टेन्योर है 3 साल, कोर्ट में मैटर है तो पता नहीं। कैमरा माइक्रोफोन में आपका आवाज़, आपकी जो आवाज़ है वो आ रहा है और देखिए ना जो एम्बियंस माइक्रोफोन में शायद पीछे दीदी रैली में संबोधित कर रही है लोगों को, वो आवाज़ भी थोड़ा बहुत कैप्चर हो रहा है। तो क्या आप भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होकर भी टीवी में पॉलिटिक्स की खबर जो है वो देख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? हर सिटीजन फॉलो करता है, मैं भी करता हूँ। जब टाइम मिलता है देखता हूँ कि इलेक्शंस कैसे जा रहा है, बट जब तक रिजल्ट नहीं निकलता किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, इतना ही। और नमस्ते भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये खबर आ रही है कि त्राल इलाके में एक आतंकी मार गिराया गया है। यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है। वहीं कश्मीर के ही शोपिया में भी सेना और सीआरपीएफ का साझा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जिसमें अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 आतंकियों के अभी भी मस्जिद के अंदर छिपे होने की खबर है। इस साझा ऑपरेशन में एक अफसर समेत 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर पुलवामा से आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर त्राल इलाके में एक आतंकी के मार गिरे होने की खबर है। यहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त? शगुन, देखिए पुलवामा के त्राल में जो है मुठभेड़ इस समय जारी है और नवबुग इलाके में जो मुठभेड़ आज सुबह तड़के तलाशी अभियान के दौरान मिलिटेंट्स के घेरे जाने के बाद शुरू हुई थी। इसमें अभी तक एक मिलिटेंट को तो मार गिराया गया है, जबकि अभी भी आशंका ये है कि
1 से 2 मिलिटेंट अभी भी इस घर में मौजूद हैं जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। बता दूं कि दक्षिण कश्मीर के ही शोपिया में जो दूसरी मुठभेड़ चल रही है वहां पे अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अभी भी दो मिलिटेंट एक मस्जिद में पनाह लिए हुए हैं। उनके सरेंडर करने की अपील के बाद, ठुकराए जाने के बाद अब मुठभेड़ शुरू हो गई है और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि रात भर उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मस्जिद को नुकसान ना पहुंचे और मिलिटेंट सरेंडर करे। बता दूं कि इस मुठभेड़ में अंसार गज़वतुल हिंद नामी संगठन के जो प्रमुख माने जाते हैं गाजी खालिद, वो फंसा हुआ है, जबकि उसके 3 साथी पहले ही मारे जा चुके हैं और एक और साथी के साथ वो इस मस्जिद में पनाह लिए हुए हैं और इस समय दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। बता दूं कि दोनों ही मुठभेड़ में इस समय मुठभेड़ चल रही है और गोलीबारी जारी है। जी शगुन, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आसिफ कुरैशी। लगातार आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों में, यानी दक्षिण कश्मीर में ही शोपिया में और त्राल में एनकाउंटर लगातार अभी भी चल रहा है। हालांकि कुछ आतंकियों को ढेर किए जाने की खबर आ रही है, लेकिन इलाके में सर्च ऑपरेशन इसलिए जारी है क्योंकि जिन आतंकियों को कहा गया सरेंडर करने के लिए, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ऐसे में अभी भी वहां पर माहौल तनावपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कल से आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। इस्तीफा देने के बावजूद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कल उनको झटका देने वाली 2 खबरें सामने आई। एनआईए की हिरासत में रहकर भी सचिन वाजे एनकाउंटर कर रहा है। बस फर्क ये है कि इस बार बयानों के जरिए वो सियासतदानों पर निशाना साध रहा है। सीबीआई की पूछताछ में सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए हैं। यही नहीं, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी सीबीआई के सामने देशमुख की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान दिया है। महाराष्ट्र वसूली केस में सीबीआई ने कल 4 लोगों के बयान दर्ज किए। परमबीर सिंह, सचिन वाजे के अलावा शिकायतकर्ता जयश्री और मुंबई पुलिस के एसीपी संजय पाटिल से भी पूछताछ की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सीबीआई को इस मामले में 15 दिन के भीतर अपनी आरंभिक जाँच पूरी करनी है, लिहाजा दिल्ली से 12 अधिकारियों कर्मचारियों की विशेष टीम मुंबई पहुंची है। सीबीआई जांच में जद में आए अनिल देशमुख को कल सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। वसूली मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।